हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के जो आपका एग्ज़ाम है कल 17 मार्च 2025 को, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वाली सीरीज लेके आया हूँ जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है समाज विज्ञान में जो बुक है आपकी समकालीन भारत। तो समकालीन भारत के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इससे बाहर कोई एमसीक्यू आपका नहीं आएगा, बनेगा प्रश्न, ठीक है। तो बिना कुछ देर की हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो बिना कुछ देर स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, प्रत्येक अध्याय में से मैंने 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न एमसीक्यू बनाए हैं, उनका सॉल्यूशन किया है, ठीक है। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के प्रकारों में शामिल नहीं है। बच्चों, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा आपको। तो आंसर क्या होगा? तकनीकी और गैर तकनीकी नहीं पूछा था। संसाधन किसके द्वारा संसाधन बनते हैं? तो मनुष्य द्वारा। मनुष्य द्वारा ही संसाधन बनता है। कि मनुष्य को पता है ये संसाधन किसके लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का एक उदाहरण है? संसाधन का उदाहरण सभी संसाधन के उदाहरण है भूमि, जल, खनिज। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। कौन सा संसाधन पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता? तो आपका कोयला पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं। संसाधनों का न्याय संगत वितरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए, असमानता को दूर करने के लिए, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए। तो उपरोक्त सभी। तो तीनों ही। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है स्थायी विकास का अर्थ क्या है? तो स्थायी विकास का अर्थ है आपकी भविष्य की आवश्यकताओं को समझौता किए बिना विकास। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का वर्गीकरण नहीं है? आधार नहीं है, वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो आंसर क्या होगा? उपयोगकर्ता के आधार पर इसका आधार नहीं है। प्रश्न नंबर भारत में काले मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो काले मिट्टी का विस्तार आपका पाया जाता है महाराष्ट्र में। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह आपके 1992 में। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? तो एजेंडा 21 का विषय उद्देश्य है सतत विकास को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अक्षय संसाधन नहीं है? तो आपके प्राकृतिक संसाधन क्या नहीं है? अक्षय संसाधन। पृथ्वी का जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पृथ्वी जल का सबसे बड़ा स्रोत है महासागर। खनिज का किस प्रकार से संसाधन है? खनिज है आपके अनवीनीय संसाधन। तो आंसर क्या होगा? अनवीनीय संसाधन। प्रश्न नंबर 14 मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए समुच्चय जुताई अपनाई जाती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो आपकी जालोर मिट्टी होती है, वो सबसे उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 16 पश्चिमी राजस्थान में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या था? अतिरिक्त चराई, अति चराई, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 गोली अपरदन का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो गोली अपरदन का उदाहरण मिलता है अपन को चंबल क्षेत्र में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 18 हमारे सामान्य भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये हमारे द्वारा ये ब्रॉडलैंड कमीशन द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है मिट्टी संरक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो मिट्टी संरक्षण के लिए समुच्चय जुताई अपनाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला अध्याय है आपका वन और वन्यजीव संसाधन। तो इसमें क्या है? पहला प्रश्न भारत में जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो भारत में जैव विविधता का अर्थ है केवल इस मांस होगा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों को अस्तित्व में परस्पर संबंध। अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपके जीवाणु या सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 3 वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो 1972 में लागू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जंगलों को कटने से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था।
प्रश्न नंबर 7, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो आपके है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल है? तो आपके है बाघ। अगला प्रश्न है, वनों का कौन सा प्रकार सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है? तो आरक्षित वन। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आपके मध्य प्रदेश में। कौन सी वनस्पति लुप्तप्राय है और 1991 में संरक्षण सूची जोड़ी गई है? तो ये आपके चंदन। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर, भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? तो कृषि के आधार पर भूमि की आवश्यकता। तो आंसर क्या होगा? कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता। अगला प्रश्न नंबर 14, किसी राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? तो वो आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न नंबर 15, भारत में कौन से वनस्पति पवित्र माना जाता है? भारत में पीपल को पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 16, बीज बचाओ आंदोलन किसके संरक्षण में से जुड़ा हुआ है? तो ये आपके परंपरागत बीजों का संरक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों का संरक्षण। प्रश्न नंबर 18, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने कौन से अधिनियम लागू किए? तो सरकार ने अधिनियम लागू किए वन संरक्षण अधिनियम 1972। बिश्नोई समुदाय किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो अपने काली हिरण के लिए। वनों के संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? तो वनों के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण बढ़ाना। अगला टॉपिक है आपके जल संसाधन, जिसे हम बोलते हैं वाटर रिसोर्सेज। आपका टॉपिक चैप्टर है, उसके आधारित 20 प्रश्न तैयार किए गए हैं। पृथ्वी की सतह पर कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो आपका आंसर होगा 3/4 हिस्सा। अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो जल संकट का मुख्य कारण है जल का अत्यधिक दोहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका है? तो जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका है वर्षा जल संचयन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है? तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना। आपके प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधन नवीकरणीय है? तो आपके है उपरोक्त सभी, भूजल, नदी का पानी, वर्षा जल, तीनों ही। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, जल संकट का एक कारण क्या होता है? तो जल संकट का आपका एक कारण होता है जल की अच्छी गुणवत्ता, जल का असमान वितरण या जल की अधिक उपयोग। तो आंसर क्या होगा आपके? जल का असमान वितरण और जल अत्यधिक उपयोग करना। तो वर्षा जल के संकट का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है? तो आपके सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण को आधुनिक तरीका है? तो जल संरक्षण का आधुनिक तरीका है आपके उपरोक्त सभी, क्योंकि कुंड आते हैं, टांका से भी आप कर सकते हैं जल का संरक्षण, वर्षा जल का संचय करके भी आप जल का संरक्षण कर सकते हो। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्षा जल संचयन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपकी होगा राजस्थान। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जल संकट का कारण नहीं है? तो जल संकट का कारण आपके क्या नहीं है? जल का समान वितरण। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका है? तो पारंपरिक तरीका क्या हो सकता है? वर्षा जल का संचयन। अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधन नवीकरणीय है? तो जल नवीकरणीय है भूजल, नदी का पानी, वर्षा का जल, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जल संकट का कारण है? तो जल संकट का कारण आपका क्या हो सकता है? जल का असमान वितरण। जो भी रिपीट हुआ था प्रश्न वही है बच्चों ये। निम्नलिखित में कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है? तो बच्चों ये भी अपने कर चुके हैं, सरदार सरोवर बांध। प्रश्न नंबर 15, ये प्रश्न भी हमने कर लिया है। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा राज्य? ये भी हमने कर चुके, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा जल संकट का कारण नहीं है? तो ये नहीं किया है, तो जल का असमान वितरण। प्रश्न नंबर 18 कर लिया है। 19वीं हमने निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा जल संसाधन नवीकरणीय है? तो इसमें होगा भूजल, नदी का पानी, वर्षा का जल, तीनों है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20,
निम्नलिखित में से कौन सा जल संकट का कारण है? तो जल संकट का कारण है आपका जल का असमान वितरण, जल का अधिक उपयोग। अगला है टॉपिक अध्याय आपका एग्रीकल्चर, जिसे हम बोलते हैं कृषि। कृषि के 20 MCQ यहाँ दिए गए हैं। देखो, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो 66% जनसंख्या। भारत में प्राचीनतम कृषि प्रणाली कौन सी है? तो प्राचीनतम कृषि प्रणाली आपके स्थानांतरित कृषि। अगला प्रश्न नंबर 3, भारत में स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो आपके जाना जाता है झूम खेती के नाम से। प्रश्न नंबर 4, कृषि का कौन सा प्रकार सबसे अधिक श्रम प्रदान करता है? तो गहन कृषि। प्रश्न नंबर 5, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आपकी उगाई जाती है चावल। प्रश्न नंबर 6, रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल आपकी अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दी गई फसलों में कौन सी खरीफ फसल है? तो आपकी चावल है खरीफ फसल। गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो गेहूं उत्पादन में आपके पंजाब राज्य सबसे आगे है। प्रश्न नंबर 9, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। प्रश्न नंबर 10, भारत में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दलहनों का सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 11, कपास किस प्रकार की फसल है? तो कपास आपकी नकदी फसल है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? तो जायद की फसल आपकी है तरबूज। भारत में बीज बचाओ आंदोलन किससे आधारित था? तो ये आपकी परंपरागत बीजों का संरक्षण पे आधारित था। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ना उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होती है? तो चाय उत्पादन आपके असम में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बागवानी फसल है? तो बागवानी फसल आपकी क्या है? सेब। प्रश्न नंबर 17, भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन कहाँ होता है? तो रबर उत्पादन आपके होता है केरल में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड आपके दुग्ध से उत्पादन से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपके मूंगफली उत्पादन होता है गुजरात में। प्रश्न नंबर 20, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? जूट उत्पादन होता है आपके पश्चिम बंगाल से। अगला अध्याय है आपका खनिज और ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन। तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। खनिज क्या होते हैं? तो खनिज होते हैं आपके पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक ठोस पदार्थ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा खनिज है? तो लोहा खनिज है आपके मैग्नीज। अगला प्रश्न नंबर 3, भारत में सबसे अधिक लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो आपके झारखंड में पाया जाता है। भारत में किस राज्य में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ओडिशा में होता है। प्रश्न नंबर 5, भारत का प्रमुख तांबा कॉपर उत्पादक देश कौन सा है? तो खेतड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लोहे खनिज है? तो ये आपके तांबा। भारत में सर्वाधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? तो ये अभ्रक आपके झारखंड में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक कोयला झारखंड में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, भारत में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो तेल उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई में तेल उत्पादक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है? तो ये आपके क्या होगा? सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 11, भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा का स्रोत है? तो थोरियम क्या है? एक परमाणु ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो भाखड़ा नागल परियोजना। प्रश्न नंबर 14, कोयला मुख्य रूप से किस चट्टान संरचना में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, भारत में सर्वाधिक यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? तो यूरेनियम आपके झारखंड में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारत में गर्मी से प्राप्त ऊर्जा जियो थर्मल एनर्जी कहाँ पाई जाती है? तो ये मणिकर्ण में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है?
तो सौर ऊर्जा आपकी। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये आपके तारापुरम में स्थित है। रेड होल माइनिंग किस राज्य में प्रचलित थी? तो ये मेघालय में प्रचलित थी। खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? खनिजों का अत्यधिक दोहन। अगला अध्याय आपके है उद्योग। उद्योग पर आधारित प्रश्न महत्वपूर्ण देखो। निर्माण से मैन्युफैक्चरिंग का क्या अर्थ है? तो कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करना, ये क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण का अर्थ। अगला प्रश्न नंबर 2, भारत में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ? तो 1854 में स्थापित हुआ। भारत में कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आपके मुंबई। कौन सा उद्योग गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो आपके जूट उद्योग गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। भारत में चीनी उद्योग का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो चीनी उद्योग का प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये आपके झारखंड में स्थापित है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो जूट मिल आपके कोलकाता में स्थापित की गई। प्रश्न नंबर 8, सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो कच्चे कपास की उपलब्धता। प्रश्न नंबर 9, भारत में प्रमुख इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये आपके भिलाई इस्पात संयंत्र है। प्रश्न नंबर 10, कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर है? तो आपके लोहा इस्पात उद्योग कृषि पर निर्भर है। प्रश्न नंबर 11, भारत में सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। भारत में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र इस्पात संयंत्र है? तो भिलाई स्टील प्लांट। प्रश्न नंबर 13, कौन सा उद्योग मिनरल आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो आपके सीमेंट उद्योग। प्रश्न नंबर 14, भारत का प्रमुख उर्वरक फर्टिलाइजर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपके है गुजरात। प्रश्न नंबर 15, भारत में सबसे अधिक ऑटोमोबाइल उद्योग किस राज्य में केंद्रित है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में। भारत की प्रमुख IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केंद्र कौन सा है? तो ये आपके बेंगलुरु। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के लिए कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण है? तो आपके कुशल श्रमिकों और टेक्नोलॉजी की प्रगति। प्रश्न नंबर 18, भारत में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है? तो आपके हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 19, भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो ये आपके राजस्थान। प्रश्न नंबर 20, पर्यावरण से स्थिरता एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए कौन सा कदम सबसे अधिक प्रभावी है? तो पुनर्चक्रण, जिसे बोलते हैं रिसाइकलिंग, को बढ़ावा देना। अगला अध्याय है आपके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लो, 20 प्रश्न। ये आपका लास्ट अध्याय है। भारत में सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क कौन सा है? तो रेलवे परिवहन नेटवर्क सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44, NH44। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन है ना, किसे कोऑर्डिनेटर किससे जोड़ता है? तो ये आपको जोड़ता है दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई और चेन्नई से। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो व्यस्त जंक्शन है मुगलसराय। भारत का सबसे गहरा संरक्षित बंदरगाह पोर्ट कौन सा है? तो आपके विशाखापट्टनम। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कौन सा साधन सबसे महत्वपूर्ण है? तो समुद्री परिवहन। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का विमान संगठन कौन सा है? तो एयर इंडिया है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 1 कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपकी गंगा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहर नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई में जो स्थित है। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग क्या है? सबसे लंबी सुरंग। भारत की में पाइपलाइन नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपकी तेल, प्राकृतिक गैस, जल का परिवहन। प्रश्न नंबर 13, भारत में उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो वायु परिवहन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14, पाइपलाइन द्वारा गैस परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है?
तो ये आपकी परियोजना है हजीरा विजयपुर जगदीशपुरा गैस पाइपलाइन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारत में रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके नई दिल्ली में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वायु यात्री यातायात वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपके है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। भारत में सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई में। भारत में कौन सा बंदरगाह जवाहरिया बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो ये कांडला। प्रश्न नंबर 19, भारत में किस प्रकार का व्यापार को एक्सटर्नल ट्रेड से बाह्य व्यापार कहा जाता है? तो ये है आपके दो देशों के बीच का व्यापार को। पर्यटन से किस प्रकार की आय अर्जित होती है? तो ये सेवा क्षेत्र की आय अर्जित होती है। तो बच्चों, आज हमने आपकी जो आपकी बुक है समकालीन भारत के अध्याय जितने 7 या 8 हैं, उनमें से हमने प्रत्येक अध्याय में से 20 महत्वपूर्ण MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।